हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो क्लासेस थी वो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थी और आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ने वाले थे, भारत की भूगर्भिक संरचना। यानी कि पृथ्वी के स्थल के नीचे कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट में किस तरह के रॉक्स यानी किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं और उन चट्टानों में किस तरह के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें एक टाइम पीरियड ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि उस चैप्टर में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं। हालांकि पूरे ज्योग्राफी में हमेशा ही इससे रिलेटेड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। कार्बोनिफेरस, डिवोनियन या फिर कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये एजेस के बारे में डिस्कस किया जाता है, लेकिन हमें उनके बारे में सटीक जानकारी नहीं होती है क्योंकि हम उसे याद कर लेते हैं। तो अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसकी समय सारणी, टाइम पीरियड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे, ताकि और उससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उस चैप्टर को पढ़ने में हमें काफ़ी आसानी होगी। और हाँ, लास्ट की जो 3 कक्षाएँ हुई थी इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हमने इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस ऑफ इंडिया पढ़ा था, उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ा था, तो उसके जो नोट्स है वो लास्ट क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहाँ से आप नोट्स को ले सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं भौगोलिक समय सारणी, जियोग्राफिकल टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब है? तो हम जानते हैं कि काफ़ी समय पहले पृथ्वी जो थे एक आग का गोला थी। उसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी होती गई और वहाँ पे एक टाइम क्या हुआ कि काफ़ी बारिश हुई और बारिश होने से पृथ्वी जलमग्न हो गया। धीरे धीरे आइस एज आया, उसके बाद जीवों का निर्माण हुआ, डायनासोर्स आए, ये सब काफ़ी चीज़ें, ये सब रफली हम सभी जानते हैं। लेकिन वो किस किस एज में, किस किस स्टेजेस में आए, इन सब के बारे में हमें पता नहीं है। तो आइए हम उन सब चीज़ों के बारे में एक सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी की एज क्या है? तो अगर हम चंद्रमा या उल्का के बारे में स्टडीज़ किए, उनके बारे में अध्ययन करने से एक बात पता चलती है कि पृथ्वी का जो एज है, भूगोल शास्त्रियों ने कहा कि पृथ्वी की जो एज है लगभग 4.6 अरब वर्ष है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर यूरेनियम डेटिंग करते हैं, यानी कि यूरेनियम काफ़ी पुराना, सबसे पुराना मिनरल है, तो अगर उसके बारे में, सबसे पुराने एलिमेंट के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे पता चलता है कि जो पृथ्वी जो है 3.9 बिलियन ईयर्स क्या है, पुराना है। उसके बाद पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड के अनुसार, पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड ने कहा कि पृथ्वी की जो एज है लगभग 2 से 3 अरब वर्ष पुरानी है। तो आखिर इन 2 से 3 अरब वर्ष, तो ये हमारा एक अप्रॉक्स डेटा है। तो इस इतने लंबे समय के दौरान अगर पृथ्वी का एज 4.6 मिलियन ईयर्स है, तो इस लंबे समय के दौरान हम किस स्टेज में हैं, या फिर जब जीवों की उत्पत्ति होती है या जब पर्वत बनते हैं तो उस टाइम कौन सा एज था, और आखिर अगर आगे जाके अगर इसका विनाश होता है, अगर अप्रॉक्सीमेटली इसका जो एज ख़त्म होता है, तो उस दौरान क्या होगा, क्या कंडीशंस रहेंगे, क्या हम पृथ्वी के विनाश वाले एज में हैं? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो भौगोलिक समय सारणी, यानी कि जो पृथ्वी का जो एज है, तो वो कैसे कैसे डिवाइड किया गया। तो पृथ्वी के एज को सबसे पहले एरा में डिवाइड किया गया, यानी कि कल्प में डिवाइड किया। तो एरा कितने प्रकार के हैं? आधे महाकल्प, प्री पैलियोजोइक एरा, फिर सेकेंड में आता है पुराजीवी महाकल्प, पैलियोजोइक एरा, थर्ड में आता है मध्यजीवी महाकल्प, मेसोजोइक एरा, फोर्थ में आता है नवजीवी महाकल्प, सिनोजोइक एरा, और फिफ्थ में आता है नूतन महाकल्प, नियोजोइक एरा। तो इन सब एरा को, ये सब जो टाइम पीरियड है, इन सब एरा को सब टाइम्स में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि इस टाइम प्री पैलियोजोइक एरा के इस पीरियड में ये चीज़ हुआ, प्री पैलियोजोइक दूसरे वाले टॉपिक्स में, दूसरे वाले पीरियड में ये हुआ। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड्स को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम आद्य महाकल्प, यानी कि प्री पैलियोजोइक एरा। तो प्री पैलियोजोइक एरा का सब टॉपिक जो है वो युग, एपोक में बांटा गया, उपभाग उसका युग है। फिर इसे बांटा गया शक में, यानी कि पीरियड में। तो इसे 2 पीरियड्स में बांटा गया, एक आर्कियन या अजोइक और ये प्री कैम्ब्रियन
एरा, आर्कियन एरा और प्री कैम्ब्रियन एरा। तो जानते हैं कि आर्कियन एरा को यानी कि आर्कियन पीरियड्स को अजोइक पीरियड भी कहते हैं। अजोइक पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय के दौरान किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन अर्थ पे नहीं हुआ था, किसी भी जीव की उत्पत्ति हमारे पृथ्वी में नहीं हुई थी। तो क्या थी उस समय, आखिर इसे क्यों पढ़ते हैं, इस समय क्या किस चीज़ का निर्माण हुआ? तो आर्कियन या अजोइक पीरियड में जीवाश्म नहीं थे, ठीक है, और किसी भी प्रकार के फॉसिल्स नहीं थे। और उस टाइम ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, तो आग्नेय चट्टाने या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो इस समय जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, मगर ग्रेनाइट और नीस चट्टाने पाई जाती थी। और ये चट्टानों में क्या पाया जाता था? सोना। तो अगर हम भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे ना, तो अगर हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि आखिर कि कौन से राज्य में कौन सी चट्टान ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और उन चट्टानों में कौन से खनिज यानी कि कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, सोना कहाँ पाया जाता है और पोटेशियम कहाँ पाया जाता है, तो इस तरीके के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये चीज़ें हम नहीं जानेंगे तो वो पढ़ने में हमें काफ़ी कठिनाई होगी। तो उसके बाद आता है आर्कियन के बाद प्री कैम्ब्रियन पीरियड आता है। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में क्या होता है? तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में समुद्री जीवों की उत्पत्ति होती है, समुद्री जीवों का निर्माण होता है। तो कैसे समुद्री जीव? रीढ़ विहीन, वैसे समुद्री जीव जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती थी, तो उन जीवों का निर्माण होता है। उसके बाद उसके साथ साथ अरावली और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। तो हम काफ़ी पढ़ते हैं ना कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो क्या पढ़ते हैं हम? अरावली। तो कब हुआ? तो इसी दौरान, प्री कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान या प्री कैम्ब्रियन एरा के दौरान ही अरावली चट्टानों का निर्माण होता है, यानी अरावली पर्वत का निर्माण होता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है। तो हम बहुत बार इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में इन दोनों वर्ड्स को देखते हैं। तो आखिर ये क्या था? तो ये इस दौरान जो चट्टानों का निर्माण हुआ ना, इस एज के दौरान, उन्हें ही अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो प्री पैलियोजोइक जो एरा है वो 800 से 600 अरब वर्ष पुराना है, 800 to 600 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद आता है हमारा एज पैलियोजोइक एरा, यानी कि पूरा जीवी महाकल्प। इसको हम लोग प्राइमरी एपॉक भी बोलते हैं, प्राथमिक युग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि धीरे धीरे यहाँ से ना जीवों की उत्पत्ति शुरू होने लगी। तो इसे किन सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया? इन्हें इसे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो कैम्ब्रियन पीरियड में क्या होता है? कैम्ब्रियन पीरियड में अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से निर्माण होता है। और जो हमारी जो विंध्याचल की पर्वत श्रेणी देखते हैं, विंध्याचल पर्वत जो देखते हैं, इनका निर्माण भी कैम्ब्रियन पीरियड में ही होता है। और इस दौरान समुद्री शैवाल, जो मरीन एल्गे जो होते हैं, उनका निर्माण भी इसी दौरान होता है। उसके बाद आता है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन पुराजीवी महाकल्प का दूसरा पीरियड है। तो इस दौरान क्या होता है? इसके बाद के समय में क्या होता है कि समुद्र में धीरे धीरे रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। समुद्री जीवों की उत्पत्ति, ऐसे जीव जो रेंगते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिल्यूरियन पीरियड। इस दौरान अब तक जो समुद्री जीव, अभी तो स्थल में कोई जीव नहीं है, लैंड में किसी भी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है, लेकिन समुद्री में जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। लेकिन कैसे जीव? जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती थी, जिनमें वर्टिब्रेट्स नहीं होते थे। तो सिल्यूरियन पीरियड में रीढ़ वाले जीवों का काल हुआ, यानी कि इस दौरान रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। वैसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाए जाने लगी, उनकी उत्पत्ति हुई। तो इसलिए इसे एज ऑफ वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एज ऑफ वर्टिब्रेट किसे बोलते हैं, तो किस पीरियड को बोलते हैं, किस समय को बोलते हैं? तो सिल्यूरियन पीरियड को। यह ध्यान रहे, अगर ये इतने डेप्थ में नहीं पूछा, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कौन सा टाइम है? ये पैलियोजोइक एरा। उसके बाद आता है मेसोजोइक एरा, यानी कि मध्यजीवी महाकल्प।
इसे हमें सेकेंडरी एपोक बोलते हैं। इसे प्राइमरी एपोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दौरान बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो ऑर्डोविशियन हमने पढ़ा कि समुद्र में रेंगने वाले जीव, उसके बाद सिल्यूरियन जहाँ से रीढ़ वाले जीवों का काल शुरू हो जाता है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है। उसके बाद डिवोनियन। डिवोनियन पीरियड में क्या होता है? डिवोनियन पीरियड में पृथ्वी की जलवायु ऐसी हो जाती है जो मछलियों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से इसे फ़िश एज बोलते हैं, क्योंकि इस दौरान डिवोनियन पीरियड्स के दौरान फ़िश की ओरिजिन होती है, मछलियों की उत्पत्ति होती है। इसी वजह से इसे फ़िश एज बोलते हैं। और इसी टाइम के दौरान शार्क मछली का ओरिजिन होता है। उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। ये वर्ड से हम सभी परिचित हैं। ये वर्ड हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानें या फिर कार्बोनिफेरस पीरियड्स के टाइम के कोयला। तो ये आखिर है क्या? तो ये पूरा जीवी महाकल्प यानी कि पैलियोजोइक एरा का एक सब पार्ट है कार्बोनिफेरस, जो किसके बाद आया? फिश एज के बाद, यानी कि डिवोनियन पीरियड के बाद आता है। और इस दौरान उभयचर एम्फीबियंस, वैसे जीव जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, वैसे जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। और कार्बोनिफेरस के टाइम ही गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाने लगी। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या है? तो इसे भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि एक ऐसा समय था जिस समय पूरी पृथ्वी जो थी वो जलमग्न थी। पूरे पृथ्वी में सिर्फ वाटर ही था और बीच का भाग लैंड था, बीच के भाग में ज़मीन थी। उन्हें हम गोंडवाना लैंड में बांटे थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ये सब हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ये कब हुआ था? कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान ही गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। और इस क्रम की चट्टानों में काफ़ी कोयला पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इस एज को, इस समय को कोल एज भी बोला जाता है। उसके बाद आता है पर्मियन पीरियड। तो पर्मियन पीरियड के दौरान क्या होता है? यूरोप के समुद्र तल में या फिर यूरोप के स्थल के तल में हलचल उत्पन्न होती है। तो इस हलचल के दौरान कौन कौन से पर्वत का निर्माण होता है? ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसगेस फॉरेस्ट। उसके बाद आता है मध्यजीवी महाकल्प यानी कि मेसोजोइक एरा। तो मेसोजोइक एरा को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एपोक बोलते हैं, द्वितीय युग बोलते हैं। तो इस दौरान क्या होता है? इसे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो ट्राइसिक, सबसे पहले ट्राइसिक। तो अब तक जो जीव पाए गए तो उनमें धीरे धीरे वर्टिब्रेट्स आने लगे। तो इस टाइम ना रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे सांप, केचुआ। तो इस तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ट्राइसिक एज को बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीवों का काल। उसके बाद आता है जुरासिक। जुरासिक शब्द हमने काफ़ी बार सुना होगा। जुरासिक एक मूवी आई है, जुरासिक पार्क मूवी थी, काफ़ी फेमस मूवी है। तो ये किससे रिलेटेड? डायनासोर से। तो ये यहीं से आया, क्योंकि इसी टाइम में ये पीरियड है जुरासिक पीरियड। इसी टाइम के दौरान, इसी समय में डायनासोर की उत्पत्ति होती है। और इसी समय में वैसे जीव की उत्पत्ति होती है जलचर यानी कि जलीय जीवों की, स्थलचर यानी कि जो लैंड में रहते हैं वैसे जीवों की, और नभचर यानी कि उड़ने वाले जीवों की उत्पत्ति इसी दौरान होती है। उसके बाद आता है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में डेक्कन प्लेट्यू, जो भारत का दक्कन पठार है, उसका निर्माण भी इसी दौरान होता है। रॉकी माउंटेन, अमेरिका के रॉकी माउंटेन, एंडीज पर्वत और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधों का निर्माण होता है। इसका एज है 225 से 70 मिलियन ईयर एगो। इस दौरान इनका निर्माण होता है। उसके बाद आया नवजीवी महाकल्प यानी कि सिनोजोइक एरा। तो इस एरा को बोलते हैं टर्शियरी एपोक यानी कि तृतीयक युग। तो इन्हें किन किन सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इन्हें पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन में डिवाइड किया गया है। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन में। तो पेलियोसिन के दौरान क्या होता है? इस पीरियड के दौरान क्या होता है? सबसे पहले स्तनपायी जीव यानी कि मैमल्स का ओरिजिन होता है, मैमल्स की उत्पत्ति होती है। और इस दौरान वैसे बंदरों की उत्पत्ति होती है जिनमें पूंछ नहीं होते हैं। उसके बाद आता है इयोसिन। तो इयोसिन पीरियड के दौरान हाथी, घोड़ा, गैंडा और सुअर की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आता है ओलिगोसिन। इस टाइम पीरियड के दौरान बिल्ली, कुत्ते, भालू और बृहद हिमालय यानी कि हिमाद्री रेंजेस की ओरिजिन होती है। उसके बाद मायोसिन पीरियड के दौरान क्या होता है? जो बड़े शार्क,
हमने देखा था कि डिवोनियन को फिश एज बोलते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु उस समय क्या होती है, फिशेस के अकॉर्डिंग होती है, इस वजह से इस समय फिश का ओरिजिन होता है और शार्क मछली का भी। लेकिन जब बड़े बड़े आकार के शार्क मछली, काफ़ी बड़े बड़े आकार के शार्क मछली का जो निर्माण होता है वो होता है मायोसीन पीरियड के दौरान। और इस दौरान हंस, बतख, पिंगविन और लघु हिमालय, भारत का जो लघु हिमालय की उत्पत्ति भी इसी दौरान होती है। उसके बाद आया है प्लायोसीन। तो प्लायोसीन के दौरान क्या होता है, मानव के पूर्वजों का विकास होता है। मानव की उत्पत्ति यहीं से शुरू, मानव के जो हमारे जो पूर्वज थे उनका जो विकास होता है वो प्लायोसीन के दौरान होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और शिवालिक रेंजेस जो हिमालयन जो है, जिसे हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय उसके रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक की उत्पत्ति होती है प्लायोसीन एज में, यानी कि प्लायोसीन पीरियड में। उसके बाद इसका जो एज है, यानी कि सीनोजोइक एरा का जो एज है वो 70 से 1 मिलियन वर्ष पूर्व, 70 to 1 मिलियन ईयर एगो इसकी उत्पत्ति होती है। तो और इस बीच इनका निर्माण होता है। उसके बाद आया नियोजोइक एरा, यानी कि नूतन महाकल्प, नूतन, नया, जो सबसे नया है, यानी कि सबसे लास्ट का। तो चतुर्थक युग इसे बोलते हैं, यानी कि क्वार्टरनरी एपोक भी बोलते हैं इसे, इसके जो एपोक को। और इसे जिस सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि जिसे पीरियड में डिवाइड किया गया वो है प्लिस्टोसीन और होलोसीन। तो प्लिस्टोसीन के दौरान क्या होता है, पक्षी, मानव तथा स्तनपायी जीव का विकास होता है, यानी कि इन सब का ओरिजिन, इन सब की उत्पत्ति तो पहले हो चुकी होती है। मानव पूर्वज का विकास प्लायोसीन में ही हो जाता है, पक्षियों का भी विकास इससे पहले हो चुका है। तो इनका विकास, इनका डेवलपमेंट, इनकी शारीरिक संरचनाओं में विकास इस दौरान होता है प्लिस्टोसीन पीरियड में। और इस दौरान आइस एज, यानी कि हिम की पूरी तरह समाप्ति हो जाती है। हमने कहा कि धीरे धीरे जो था जल जो था बर्फ़ में बदलने लगा, पृथ्वी पूरा जलमग्न हो गया। उसके बाद फिर वो तापमान में कमी आने की वजह से वो पूरा हिम, यानी कि बर्फ़ से ढक गया। तो धीरे धीरे वो बर्फ़ में कमी आने लगी और इस दौरान हिम, यानी कि आइस एज, पृथ्वी के आइस एज में कमी आ गई, मतलब वो ख़त्म हो गया। उसके बाद लास्ट है होलोसीन। तो होलोसीन के दौरान क्या होता है, मानव जो है वो कृषि कार्य शुरू करता है, पशुपालन शुरू करता है, जो हमारी नगरीय सभ्यता का विकास होता है। और विश्व की जो प्रारंभिक दशा है, अभी विकसित होकर जो वर्ल्ड जिस कंडीशन में है वो होलोसीन पीरियड के दौरान ही होता है। तो ये इसका जो टेन्योर है वो 1 से 10,000 साल पहले इसका निर्माण हुआ। तो हमने एक मतलब हालांकि इन सभी का एक कोई ना कोई एज है, लेकिन अगर सबका एज याद करते तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है सारे का एज याद करना। तो इसलिए एक हम रफ एज लेके चलते हैं, जो कम्प्लीटली हम आधे महाकल्प का एज लेके चले तो 800 से 600 मिलियन ईयर्स एगो, और पूरा जीवी महाकल्प का तो 600 to 225 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद मध्य जीवी यानी कि मेसोजोइक एरा का देखते तो 225 to 70 मिलियन ईयर अगो। तो इस तरीके से सबके एज को डिवाइड किया गया। तो हमने यहाँ देखा कि जो पृथ्वी के एज को एरा में डिवाइड किया गया, यानी कि कल्प में, और फिर उस कल्प को एपोक में डिवाइड किया गया, उस एपोक को फिर पीरियड में डिवाइड किया गया। और इस पीरियड के दौरान जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ, पर्वत बनने शुरू हुए, और उसके बाद पक्षियों का विकास हुआ, किस तरीके की चट्टानें पाई जाने लगी। तो वो सब के लिए, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें पीरियड्स में डेट्स को डिवाइड करना बहुत ही ज़रूरी था। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया। तो हमें अब एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी के एज के बारे में काफ़ी एक जानकारी हो गई। तो आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी तो उसमें हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कार्बोनिफेरस आ गया तो भले ही हमें इन सारी चीज़ों को याद ना हो, हमें इन सारे टॉपिक्स के बारे में मतलब याद ना हो, लेकिन हमें रहेगा कि अरे हाँ कार्बोनिफेरस यहाँ था और उस दौरान ये चीज़ें हुई और ये एक टाइम है। यहाँ तक कि अभी ज्योग्राफी पढ़ने वालों को कार्बोनिफेरस एज है ये भी कई लोगों को पता नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने आज जो डिस्कस किया ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड के बारे में। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक या भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।